सूर्य को अंग्रेजी में सन, फ्रेंच में और अनेक प्रकार की भाषाओं में अनेक अनेक नाम दिए हैं। वस्तुतः सूर्य एक मध्यम आकार का एक तारा है और पृथ्वी से यह लगभग 109 गुना बड़ा है। इसका औसत व्यास 13.91 लाख किलोमीटर है और इसकी आयु लगभग 4.57 into 10 का 9 स्क्वायर वर्ष है। यह स्वयं प्रकाशमान है। इसमें अपने द्रव्यमान का 73.46% हाइड्रोजन और 24.85% हीलियम गैस है। नाभिकीय संलयन के कारण यह तप्त है, ऊर्जावान एवं प्रकाशवान है। इसकी सतह का औसत तापमान 5540 सेल्सियस और केंद्र का तापमान 1.6 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर औसत तापमान से कम के क्षेत्र 11.3 वर्ष बाद उभरते हैं, जिन्हें हम सौर धब्बे कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं, और इनके कारण पृथ्वी पर संचार में बाधाएं एवं पर्यावरण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर परिक्रमा अर्थात रोटेशन कर रहा है और इसके साथ ही है दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र की अपनी कक्षा में 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से परिभ्रमण इलोवेशन कर रहा है। यह परिभ्रमण लगभग 25 करोड़ वर्षों में संपूर्ण हो जाता है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को ग्रह की संज्ञा दी गई है और यह नवग्रहों में सर्वाधिक प्रमुख है। यही कारण है कि इसे राजा का पद प्राप्त हुआ है। यह ग्रह ही अन्य 6 ग्रहों को प्रकाश प्रदान करता है। आइए सूर्य को हम जाने। मैं सूर्य हूं। ज्योतिष में मुझे आत्मा कहा गया है। जन्म कुंडली में शुभ में जब बलवान होता हूं तो जातक के विशेष आत्म प्रभाव को प्रभावित करता हूं। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा बलवान होने से जातक में चित्त की प्रबलता होती है। आत्मा और मन, मैं और वो मन एक दूसरे के आश्रित होने से इन हम दोनों में एक के बलि होने से दूसरा भी बलि हो जाता है। ब्रह्मवीर मेरे बारे में कहते हैं कि मैं मन के साथ अर्थात आत्मा और इंद्रिय के साथ मन और अपने विषय के साथ इंद्रिय गमन करता हूं। मन के लिए कोई स्थान अगम्य नहीं है, अतः जहां मन जाता है वहां मैं भी आत्मा के रूप में चल पड़ता हूं। भट्टोत्पल कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी सूर्य और चंद्र रूपी मन हम दोनों संयुक्त हैं। मैं जब सिंह राशि में प्रारंभिक 20 अंशों तक रहता हूं मूल त्रिकोण अवस्था में तथा 20 से 30 अंश तक स्वराशि स्थित स्थिति में होता हूं। जब मैं मेष राशि में होता हूं तो वह मेरी उच्च राशि होती है और जब मैं तुला राशि में होता हूं तो वह मेरी नीच राशि होती है। मैं जब मेष राशि में 10 अंश पर होता हूं तो मैं परमोच्च अंश में स्थित रहता हूं और इसी प्रकार तुला राशि में जब मैं रहता हूं तो वह 10 अंश पर परम नीच अंश में रहता हूं। मेरा और भी परिचय है तो मेरा स्वरूप कैसा है आप जानिए। अनेक शास्त्रों ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा है और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा स्वरूप, मैं प्रतापशाली हूं,
शूरवीर हूँ, गंभीर हूँ, स्थिर स्वभाव वाला, गंभीर वाणी वाला और मेरा मध्यम कद है। मेरा जो मुख है वो चतुरस्राकार वर्गाकार है और मैं श्याम युक्त लाल अंग वाला हूँ। शहद के समान मेरे पीले पीले नेत्र हैं। मेरी हड्डियां बहुत मजबूत हैं और मेरी बुद्धि बहुत सुंदर है और मैं रूप में भी सुंदर हूँ। मेरी प्रकृति पित्त है। मेरे बाल बहुत कम होते हैं लेकिन मेरे बाल थोड़े से घुंघराले होते हैं। सुंदर लंबी भुजाएं मेरी हैं और विशाल किरणों से युक्त हूँ। केसर रंग के सदृश वस्त्रों को मैं धारण करता हूँ और मैं सतोगुणी भी हूँ, अर्थात मैं सात्विक वृत्ति वाला हूँ। मैं संचारशील हूँ और थोड़े ही शब्दों में अपने मंतव्य को प्रकट कर देता हूँ। हालांकि मुझे दान करना अधिक पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं दैविक बुद्धि से संपन्न रहता हूँ। मैं राजा के रूप में, क्षत्रिय के रूप में रहता हूँ। मैं मध्याह्न में बलि रहता हूँ। मैं स्वर्ण धातु में वास करता हूँ। मैं पूर्व दिशा में रहता हूँ। मेरे 4 पैर हैं और मेरा स्वभाव उग्र है, अर्थात मैं क्रूर स्वभाव वाला हूँ और मुझे तिक्त स्वाद पसंद है। पित्त दोष प्रधान हूँ और अवस्था थोड़ी सी मेरी वृद्ध है, अतः मैं वंचर भी हूँ। मैं वन में भी निवास करता हूँ। अब आप मेरे बारे में जानेंगे कि मैं आपके पिता के रूप में आपके साथ किस प्रकार जुड़ता हूँ। जातकों, आप स्वयं और आपका जो सुख वो मेरे द्वारा ही विचार किया जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा के सुख का कारक मैं ही होता हूं, अर्थात मैं सूर्य होता हूं। आपके पिता, सामान्यतः पिता का कारक मुझे ही कहा गया है। हालांकि अन्य कारकों में कभी कभी शुक्र मुझसे बली हो जाता है तो शुक्र को भी कारक बना दिया जाता है, लेकिन दिवा एवं रात्रि के जन्म के आधार पर भी कभी कभी आपके पिता का कारक भिन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता का कारक मैं ही रहता हूं। यदि आपका जन्म दिन में हुआ है, यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ है तो मेरा पुत्र शनि आपका पिता का कारक हो जाता है। लेकिन शास्त्रों ने केवल मुझे ही पिता का कारक माना है, अतः आपके पिता के शुभ फलों को देने वाला मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ। ये मैं बताऊं कि मैं आपको शैक्षणिक रूप से क्या क्या दे सकता हूं। यदि मैं आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में रहूंगा तो प्रशासनिक, राजनीतिक विषय, लोक शासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र इत्यादि में निपुण बनाता हूं। विश्व विज्ञान, धातु विज्ञान, औषधि शास्त्र के अंतर्गत फार्मेसी, मेटीरिया, मेडिका इत्यादि विषयों में मैं आपको पारंगत बनाता हूं। विज्ञान, सांख्यिकी, गणित, भौतिक शास्त्र और पैतृक विषय, अर्थात आपके पिता द्वारा जिन विषयों में अध्ययन किया गया है उन्हीं का अध्ययन करने के लिए भी आपको प्रेरित करता हूं। मैं सूर्य शास्त्र एवं युद्ध से संबंधित विषयों का अध्ययन कराता हूं। भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जनरल मेडिसिन, नेत्र रोग चिकित्सा, अस्थि रोग चिकित्सा, न्यूरोलॉजी चिकित्सा, आंतरिक रोग चिकित्सा,
हृदय रोग चिकित्सा अर्थात सभी प्रकार की चिकित्सा का कारक हूँ और उससे संबंधित अध्ययन आपको देता हूँ। मैं सूर्य कृषि विज्ञान, आभूषण एवं रत्न से संबंधित विषय, इंजीनियरिंग, सिविल, विद्युत से संबंधित इंजीनियरिंग में आपको दक्षता देता हूँ। और मैं सूर्य धर्म ग्रंथ के प्रति आपकी रुचि जगाता हूँ। अंतरिक्ष और मौसम विज्ञान और ज्योतिष इत्यादि विषयों में मैं अगर अनुकूल हूँ आपकी पत्रिका में, तो आपको ये सब विषयों की ओर ले जाता हूँ। आइए मैं आपको किन किन पदों पर विभूषित कर सकता हूँ। मेरी आजीविकाएं हैं राजकीय सेवा, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, राजस्व विभाग, कर विभाग, विज्ञान विभाग, मौसम विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, सार्वभौमिक निर्माण विभाग, भर्ती एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक विभाग, सचिवालय, विधानसभा, न्यायालय, न्याय विभाग, स्थानीय स्वायत्त संस्थान, पशुपालन एवं कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, देव स्थान मंदिर आदि, चिकित्सा विभाग, परिवहन एवं पर्यटन विभाग, खनिज विभाग इत्यादि मेरे अधीन आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजनीतिज्ञों, इंजीनियरिंग के रूप में विद्युत, सिविल, धातु विज्ञान, डेयरी विज्ञान, खान एवं खनिज इत्यादि विभागों में आपको पदस्थ कर सकता हूँ। मैं सूर्य आपको चिकित्सा में फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, आंतरिक रोग विशेषज्ञ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इत्यादि विषयों में आजीविका दे सकता हूँ। औषधि निर्माता एवं विक्रेता के रूप में पैतृक व्यवसाय अर्थात पिता के व्यवसाय या नौकरी के अनुरूप व्यवसाय या नौकरी में आपको सफलता दे सकता हूँ। मैं सूर्य आपको व्याख्याता के रूप में लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, विश्व विज्ञान, औषधि शास्त्र, सामान्य विज्ञान, युद्ध एवं शस्त्र से संबंधित विषय, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पशु चिकित्सा, इंजीनियरिंग के विषय, कृषि विज्ञान आदि इत्यादि में आपको आजीविका दे सकता हूँ। मैं सूर्य अग्निशमन, विस्फोटक इत्यादि से संबंधित विशेषज्ञ बना सकता हूँ और मौसम वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, ज्योतिषी, पौरोहित्य कर्म कराने वाला, कृषि वैज्ञानिक, कृषि से संबंधित व्यवसाय करने वाला, ऊन, वस्त्र आदि अनाज इत्यादि से संबंधित व्यवसाय करने वाला, जंगल उत्पाद एवं काष्ठ से संबंधित व्यवसाय आपको दे सकता हूँ। मैं सूर्य पर्वतीय उत्पादों, खनिज, पत्थर आदि से संबंधित व्यवसाय, पर्यटन से संबंधित व्यवसाय, सेना, पुलिस अथवा रक्षा के संबंधित विभागों में आपको नौकरी आदि पदस्थ कर सकता हूँ। मैं सूर्य युद्ध एवं शास्त्र से संबंधित मामलों से संबंधित व्यवसाय में, रत्न आभूषण से संबंधित व्यवसाय में, स्वर्णकारी धातुओं, सोना, तांबी इत्यादि से संबंधित व्यवसाय में एवं समुद्र एवं समुद्री उत्पादों से संबंधित विभागों में आपको नौकरी दिला सकता हूँ। उनसे संबंधित व्यवसाय, पत्थर से संबंधित व्यवसाय और पशुओं से संबंधित व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि ये सब मेरे ही क्षेत्र है। मैं सूर्य अब आपको बताऊं कि मेरे द्वारा कौन कौन से रोग संभावित होते हैं। यदि मैं आपकी पत्रिका में अनुकूल नहीं हूं तो आप अर्थात जातक को पित्त विकार हो सकता है, उष्ण ज्वर, शरीर में जलन होना और लू लगना, अपस्मार, मिर्गी के दौरे आना, हृदय रोग हो जाना, नेत्र रोग, नाभि के नीचे के प्रदेश या कोख में पीड़ा, चर्म रोग, अस्थि श्रुति, विष पीड़ा, अग्नि रोग, अग्नि शस्त्र काष्ठ से वर्ण और ज्वर वृद्धि अथवा बुखार, दीपन अर्थात पाचन संबंधी रोग, क्षय रोग, अतिसार के रोग, चित्त की व्याकुलता,
प्रतिरोधक क्षमता, चेतना, केश अर्थात बालों से संबंधित रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, टाइफाइड, सिर दर्द, गंजापन, बाल झड़ना, लीवर और गॉलब्लैडर में सूजन एवं दर्द, अस्थि संबंधित रोग, ये मेरे द्वारा अगर मैं आपकी पत्रिका में प्रतिकूल हूं तो ये संभावित होते हैं। जातकों, अब मैं आपको बताता हूं, यदि मैं आपकी कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हो जाऊं तो मैं क्या फल दे सकता हूं। इसके लिए आप देखेंगे कि मैं जब लोग लग्न में स्थित होता हूं तो लग्न में स्थित होने से वह मेरे व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले और काम के प्रति थोड़े आलसी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी भड़कने लगते हैं। शरीर में उनके अधिक गर्मी होती है। मान प्रतिष्ठा की परवाह न करने वाले और दृढ़ इच्छा शक्ति, चंचल एवं विवादों से बचने वाले और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। मैं जिनकी लग्न कुंडली में बैठता हूँ वह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह सूर्य लग्न में होने से स्वास्थ्य अच्छा देता हूँ और साहसी बनाता हूँ और राजसी व्यक्तित्व देता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरे बाल कम होते हैं और मेरे द्वारा नेत्र रोग भी संभावित है। मैं द्वादश भावों में क्या लिखा है और निष्कर्ष रूप से हमें सूर्य का किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। इससे पहले हमने जाना कि सूर्य का परिचय, सूर्य का स्वरूप, सूर्य के शैक्षणिक कारकत्व, सूर्य के आजीविका वाले कारकत्व और सूर्य के रोग कारक। आज हम 12 भावों में सूर्य की स्थिति को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, यदि सूर्य लग्न में स्थित हो तो शास्त्र में जातक ग्रंथों में क्या लिखा है। जातक ग्रंथों में मानसागरी में लिखते हैं कि जातक बचपन में रोगी, नेत्र रोग से पीड़ित, अस्थिर व शांत जीवन वाला, थोड़ा भाग्य से कमजोर, संतान की कमी रहती है और वह फूटने वाली प्रकृति का होता है। वही फल दीपिका में लिखा है, जातक के बाल कम होते हैं और उसका स्वभाव उग्र होता है और वह उतावला होता है अर्थात जल्दबाजी करने वाला होता है। उसका कद ऊंचा है और लिच लिच की आंखों वाला होता है। पतली एवं दुबली देह वाला, संतान की कमी रहती है और क्रूर स्वभाव का होता है। मानसागरी ग्रंथ में लिखते हैं कि जातक के सिर पर बाल कम होते हैं और जातक आलसी प्रकृति का क्रोधी होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वह सम्मानित भी होता है तथा उसकी नेत्र दृष्टि कमजोर होती है और शरीर अच्छा नहीं होता, भद्दा शरीर होता है, साहसी होता है। लेकिन यहाँ भी कहा गया है देशाप्र अर्थात अधीर और दया भाव से रहित है। वह कद काठी में ऊंचा, पत्नी व संतान के कारण पीड़ित और वात पित्त रोगों से ग्रस्त होता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि जातक नेत्र रोगों से पीड़ित परंतु अच्छे स्वास्थ्य वाला होता है और अपने अच्छे व्यवहार वाला भी होता है। बुद्धि उसकी अच्छी होती है, कम बोलने वाला होता है, जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है और उसको पढ़ने की आदत नहीं होती, लेकिन वह प्रतिष्ठित होता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब इस सब का निष्कर्ष कहते हैं। डॉक्टर रमन साहब के शब्दों में, व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, काम के प्रति थोड़ा आलसी होगा, साहसपूर्ण काम करने वाला, जल्दी भड़कने वाला, उसके शरीर में थोड़ी उष्णता अर्थात जल्दी गर्मी खाने वाला, मान प्रतिष्ठा की वह परवाह नहीं करता है और उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और मन उसका चंचल होता है, चंचलता उसमें बहुत होती है, लेकिन लड़ाई झगड़े से सदैव बचता है और प्रतिष्ठित होता है। ये तो जातक ग्रंथों और हमारे डॉक्टर रमन साहब के शब्दों में हमने बात को कहा, लेकिन यहाँ पर इतनी बातें क्यों कही गई है? क्योंकि
यहाँ पर अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है सूर्य, और अग्नि तत्व होने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, साहसी भी होगा, राजसी व्यक्तित्व होगा। क्योंकि अग्नि में बाल ज्यादा देर नहीं टिक सकते, इसलिए बाल उसके कम होंगे। और सूर्य नेत्रों का कारक है, तो वह नेत्र रोग भी दे सकता है। यहाँ कई जगह जब उन्होंने देखा है, विचार किया है, तो हो सकता है कि कई जगह मेष राशि को लग्न की पहली राशि माना हो, लेकिन सूर्य का हमेशा ऐसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मेष आदि द्वादश राशियों के अनुसार उसके फल में थोड़ी अधिकता और न्यूनता आएगी। सूर्य मेष राशि में जो फल देगा वैसे फल वह वृश्चिक राशि में नहीं देगा, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, और मेष राशि विषम है, चर राशि है, जबकि वृश्चिक राशि जल तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व राशि है। तो वृश्चिक राशि जल तत्व और सम स्थिर राशि होने से परिणाम में परिवर्तन आएगा। यह स्वभाव राशियों के अनुसार भी हम परिवर्तित करेंगे, और इसके लिए हम आगे जो अभी 12 भावों में राशियों का फल देखेंगे, उससे भी हम इसका चिंतन करेंगे। आइए अब देखते हैं कि यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो कैसा फल देंगे। द्वितीय भाव में यदि सूर्य होते हैं तो जातक को पत्नी व संतान के सुख में कमी आती है, और शारीरिक रूप से वह कमजोर होता है, निर्धनता भी होती है, तनावग्रस्त भी रहता है। वह लोहे और तांबे के व्यापार से धनी बन सकता है, और पारिवारिक स्थिति उसकी संतोषजनक नहीं होती, ऐसा मानसागरी ग्रंथ के अनुसार कहा गया है। जातक विद्वान नहीं, बेशर्म और बोलते हुए हकलाने वाला होता है, ऐसा फल जीविका के अनुसार फल है। वही सारावली में कहा गया है कि जातक चतुष्पद अर्थात पालतू पशुओं तथा सेवकों का स्वामी होगा, चेहरे के किसी रोग से पीड़ित होगा, खिन्न प्रसन्नता व सुख से वंचित होगा, उसको राज भय रहेगा, और चोरों से धन के नाश के कारण वह निर्धन हो जाता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि व्यक्ति मुख रोग अर्थात मुख के रोगों से पीड़ित होता है, और 25 वर्ष की आयु में सरकार या राजा के कोप का भजन होता है, अर्थात उसको कोई दंड मिलता है, हकलाकर बोलने वाला हो सकता है, और उसकी संपत्ति शीघ्र नष्ट हो जाती है। हमारे डॉक्टर रमन साहब के शब्दों में हमने उसको समझा कि व्यक्ति रोगग्रस्त होगा, भद्दे चेहरे वाला होगा, सजा याफ्ता यानी दंड प्राप्त करने वाला, उसका मुकदमेबाजी में धन का नाश होगा, और आय जरूर अच्छी होगी लेकिन फिजूल खर्ची होगा, वाक्पटु होगा, सुशिक्षित भी होगा, वैज्ञानिक भी होगा, लेकिन बोलने में हकलापन और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। 25वें वर्ष में उसको किसी न किसी प्रकार के खतरे का, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया, इस विषय में विचार करते हैं कि सूर्य स्वाभिमान का कारक है। ईंधन, आग, अस्त्र शस्त्र, विष आदि ये सब सूर्य के अधीन है। और दूसरा भाव जो कि स्वपरिवार अर्थात पत्नी, बच्चे, छोटा संयुक्त परिवार, वाणी, मुख, आय, इनका सबका द्योतक है। तो दूसरे भाव में स्थित होने पर अलगाव का कारक बन जाता है, यानी इन चीजों को वो हटा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पत्नी, बच्चों से उसको हानि दिखती है, अर्थात उनकी हानि हो जाती है, और यह पारिवारिक जीवन में विषमता, मुख के रोग और हकलाहट आदि प्रदान करता है। यह वज्र का दूसरा भाव है। अब दूसरे भाव में अगर हम सामान्य रूप से काल पुरुष की राशि देखेंगे तो यहाँ पर वृषभ राशि आएगी, तो उसका स्वामी शुक्र हो जाता है, और शुक्र और सूर्य शत्रु होते हैं। अतः दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति धन व सुख के लिए हानिकारक होती है। तो दूसरा भाव संपत्ति का भी है, परंतु उसका स्वामी सूर्य का शत्रु है। अतः सूर्य की वहां स्थिति संपत्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खर्चे अधिक होने के कारण भी धन का अभाव हो जाता है। शुक्र के सभी कारकत्व बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। आइए अब देखें कि तृतीय भाव में सूर्य यदि होते हैं तो वह कैसा फल देते हैं। जातक शास्त्रों के अनुसार मानसागरी में कहा गया है कि जातक के भाइयों की कमी होती है, पुत्र व संपत्ति उसके पास बहुत होती है, सहनशीलता और साहस होती है उसमें, और साहसी भी होता है। वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाला, ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। फलदीपिका में लिखते हैं कि जातक शक्तिशाली, संपन्न, दयालु स्वभाव का, लेकिन अपने संबंधियों से शत्रुता का भाव रखने वाला होता है। सारावली शास्त्र में लिखा है कि जातक पराक्रमी,
सुदृढ़ और सहोदरों का वियोग प्राप्त करने वाला, अर्थात भाइयों के वियोग उसको मिलता है, और विद्वान तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। डॉक्टर रमन साहब के शब्दों में हम समझे कि ऐसा व्यक्ति साहसी, उदार, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, सफल, लेकिन थोड़ी सी बेचैन प्रकृति का होता है। सब मिलाकर तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति को अच्छा कहा गया है। अब हम इसको भाषात्मक रूप से समझेंगे कि तृतीय भाव में पाप ग्रहों की स्थिति जातक को साहसी बनाती है। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि 3, 6, 11 में स्थित सूर्य, मंगल, शनि आदि, तो यहाँ पर साहस की वृद्धि जो है सूर्य के कारण होती है। उसमें कठिनाई का सामना करने की क्षमता आ जाती है तथा परिश्रमी हो जाता है। तीसरे भाव में पाप ग्रह का होना छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता, और अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण भी परिणामों में भिन्नता हो जाती है। अतः कुछ निम्नता भाइयों के संबंध में जो इसमें कही गई है, इसी कारण से यहाँ पर कही गई है। आइए हम देखें कि चतुर्थ भाव में जातक ग्रंथों ने क्या कहा है। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य होते हैं तो मानसागरी में लिखते हैं कि जातक दयालु, बहुत लोगों से संपर्क रखने वाला होता है, गीत संगीत में रुचि रखने वाला, युद्ध में विजयी, संपन्न, राजा का कृपा पात्र और पत्नी युक्त होगा। लेकिन फल दीपिका में लिखते हैं व्यक्ति का मन खिन्न रहता है, विपन्न अर्थात प्रसन्नता व सुख सुविधा से रहित रहता है, संबंधियों तथा भूमि भवन के अभाव वाला होता है, वह सरकारी नौकरी में जरूर होगा और उसे पैतृक संपत्ति से लेकिन हाथ धोना पड़ता है। वही सारावली में भी कहा गया है कि जातक को संबंधियों व वाहनों का अभाव रहता है, उसको हृदय रोग होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय का है, और पैतृक संपत्ति व धन का नाश होता है अर्थात उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। छप्पनता को गंवाने वाला तथा राज सेवा और सरकारी नौकरी वाला होता है, लेकिन यहाँ ये बात बार बार कही गई है कि यह सरकारी नौकरी की तरफ प्रेरित करता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिग्बलहीन हो जाता है, अपने देश में उन्नति नहीं पा सकता, तो विदेश में जाकर सफल होता है, और उसके अपने संबंधियों से मधुर संबंध नहीं होते, तो भावुक, सम्मानित और मध्यायु के बाद सफल और अकारण झगड़ने वाला होता है क्योंकि उसका मन बड़ा तनाव में रहता है, कमजोर शारीरिक स्थिति होती है, खिन्न एवं पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला होता है। देवज्ञों के इस विषय पर जातक को राज सेवा या सरकारी नौकरी या प्रभु कृपा प्राप्त होगी, यह एक विषय मुख्य है, और दूसरा यहाँ पर पैतृक संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा, ये दूसरा। ये 2 पॉइंट इसके अंदर मुख्य है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। अब देखें कि पंचम भाव में सूर्य की स्थिति, अगर सूर्य पंचम भाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं। मानसागरी ग्रंथ में लिखते हैं कि जातक बचपन में कठिनाइयों से गुजरता है, सुख सुविधा, प्रसन्नता तथा उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसके एक पुत्र होता है, वह किसी और के घर में रहने वाला, साहसी, पराक्रमी, ताल बैठाने में कुशल और महत्वाकांक्षी भी होता है। इसका फल मिश्रित है। फल दीपिका में कहा गया है कि यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति जल्दी क्रोधित होने वाला होता है, खिन्न हो जाता है, धन संपत्ति, सुख और बच्चों से उसको बड़ा कष्ट प्राप्त होता है, बुद्धिमान और वन प्रदेशों की यात्रा में घूमने फिरने वाला होता है। सारावली में कहा है जातक धन संपदा और संतान से हित हो जाता है, उसकी बुद्धि अस्थिर होती है, आयु कम होती है, शिथिल शरीर एवं पहाड़ियों व किलों में रहने वाला परंतु विद्वान जरूर होता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक स्थूल देहधारी, दरिद्र और 17 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट हो, गंभीर प्रकृति, रोगी व दुर्भाग्यग्रस्त होगा, कुशाग्र बुद्धि, चतुर, कम संतान वाला, सूर्य की राहु व केतु से युति होने पर संतान को कष्ट भी हो सकता है, और मंगल से युति होने पर शत्रु के कारण संपत्ति का क्षय हो सकता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब कहते हैं जातक बुद्धिमान होगा, हो सकता है कि वो प्रारंभिक अवस्था में गरीब भी हो सकता है, उसकी संतानें कम हो सकती हैं, मांसल देह वाला है, देह उसकी अच्छी होगी, छोटी अवस्था में उसके पिता को कष्ट हो सकता है, वह खिन्न और अस्थिर बुद्धि वाला लेकिन फाइन आर्ट के प्रति रुचि रखने वाला,
और निर्णय वाला, अच्छे सुंदर निर्णय लेने वाला, सक्षम होता है। यहाँ पर बात कही गई है पंचम भाव अर्थात बच्चों, मानसिक स्थिति, मानसिकता, शिक्षा, बचपन, दादा दादी, नाना नानी, ये सब पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पाप ग्रहों की स्थिति अच्छे फलों को कम करेगी। और वज्रग्रह में सूर्य पंचम में होता है, अतः पंचम में सूर्य की स्थिति मात्र एक पुत्र या कम संतान या साहस, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता आदि देती है, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि ही आती है। तो पंचम भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। पंचमे सूर्य के साथ बुध और गुरु अस्त हो तो जातक की बुद्धि में भी थोड़ी न्यूनता आ जाती है। आइए देखें छठे भाव में यदि सूर्य हो तो कैसा फल होगा। जातक योगिक क्रियाओं का अभ्यास करने वाला, चतुर, सुदर्शन, परिवार के लिए भाग्यशाली, संबंधियों की मदद करने वाला, शारीरिक रूप से शिथिल, सुखी वातावरण में रहने वाला, प्रसन्न चित्त और शत्रुजित होगा, ऐसा मानसागरी ग्रंथ में लिखा गया है। वही फल दीपिका में लिखते हैं कि जातक राजा बनता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रशंसनीय गुणों वाला होता है, धनाढ्य, संपन्न और शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। मानसारावली ग्रंथ में लिखते हैं जातक स्वस्थ, सुदृढ़ और सद्गुणों के कारण प्रसिद्ध, समृद्ध होता है, राजा या सेनापति और अच्छी पाचन शक्ति वाला भी होता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं जातक के अनेक शत्रु हो, आर्थिक संपन्नता वाला हो, 20वें वर्ष में उसको नेत्र रोग से पीड़ा हो सकती है, मंत्र प्रयोग में रुचि रखने वाला होगा। सूर्य यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो अच्छा स्वास्थ्य, अनेक संबंधियों वाला, साथ ही कई शत्रुओं वाला भी होता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब कहते हैं जातक जाति परंपरा को तोड़ने वाला, अच्छी प्रशासनिक क्षमता वाला, कम शत्रुओं व सगे संबंधियों वाला, साहसी, सफल, शत्रु पर आतंक रखने वाला अर्थात शत्रु के ऊपर प्रभाव रखने वाला और उदर रोगी अर्थात पेट के रोग से पीड़ित होता है, कार्यपालक क्षमताओं से युक्त होता है अर्थात सभी प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता उसके अंदर होती है। चमत्कार चिंतामणि आदि ग्रंथों में बताया है कि जातक अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है, परंतु महर्षि भृगु का कहना है कि उसके शत्रुओं की संख्या अधिक हो जाती है। आर्थिक सफलता, 20वें वर्ष में नेत्र रोग, सम्मानित, प्रसन्नचित आदि से समान रूप से सभी भावों में कहे गए हैं, मतलब इस छठे भाव में सभी शास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रहों का होना अच्छा होता है, परंतु इससे जातक के नाना के परिवार को कष्ट अनिष्ट हो सकता है। इससे रोग, चोरी आदि भी हो सकती है। लेकिन जातक कठिनाइयों पर पार पाने वाला और शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ होता है, बुद्धिमान और संबंधियों और भाइयों से अच्छे संबंध वाला होता है और इसे राजा की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार छठे भाव में पाप ग्रह होना अच्छा है और इसके कारण छठे भाव अर्थात प्राण शक्ति को दर्शाता है। पाप ग्रहों के होने के से साहस, प्रतिरोध क्षमता, संघर्षशीलता और प्रतिस्पर्धा करने की अर्थात कॉम्पिटिशन की भावना उसकी बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन अच्छे से कर पाता है। आज के समय में तेज रफ्तार अर्थात कॉम्पिटिशन का युग है, अतः सूर्य का छठे होने में बहुत भाव में होना अच्छा है और सूर्य यदि छठे भाव में होता है तो अच्छे फल दे सकता है। आइए अब जाने यदि सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या होगा। मानसागरी ग्रंथ में लिखते हैं कि जातक को स्त्री के संग में जातक खुश होता है, लेकिन अशांति एवं दुर्गति से दुखी होता है, मध्यम कदकाठी वाला और भद्दे बालों वाला होता है। वही फल दीपिका में कहा गया है कि जातक को राज को भोगना पड़ता है, पत्नी का वियोग हो सकता है, शरीर की विकलांगता आ सकती है और दूसरों से अपमानित भी होता है। सारावली ग्रंथ में लिखते हैं जातक दरिद्र, रोगग्रस्त, अपमानित, राजा को खुश रख पाने वाला, कैद सजा प्राप्त करने वाला और पत्नी से असंतुष्ट होता है। तो वही पराशर में लिखते हैं कि उसकी संतान के संबंध में अभाव होता है। डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि सप्तम भाव में यदि सूर्य हो तो जातक के विवाह में विलंब हो तथा विवाहित जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है। अधार्मिक व अनैतिक उसके आचरण हो सकते हैं, स्त्रियों से घृणित होता है,
घुमक्कड़ घूमने फिरने वाला, पत्नी के प्रति समर्पित, स्त्री के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला, विदेशी वस्तुओं का उपभोगी, असंतुष्ट, पत्नी का उसके पार्टनर का चरित्र भी संदेहास्पद हो सकता है और स्त्रियों के अधीन उनके कारण उसे बदनामी का भय भी होता है। ज्योतिषी के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। जातक पाप वृत्ति में लिप्त रहता है और अत्यधिक काम वासना के कारण बीमार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रस्त हो सकता है। आइए हम देखें अष्टम भाव में सूर्य के क्या फल हो सकते हैं। अष्टम भाव में यदि सूर्य होते हैं तो मानसागरी में लिखते हैं कि जातक सक्रिय होगा, त्यागी वृत्ति वाला होगा और विप्रों का सम्मान करने वाला होगा, लेकिन रोगी होगा, बहुत बातचीत करने वाला, ज्यादा बोलने वाला, काम वासना से ग्रस्त और विदेश में रहने वाला होगा और तथा नीच जाति वालों की फल दीपिका ग्रंथ में लिखा गया है ऐसा व्यक्ति धन व मित्रों से वंचित होता है, वह दृष्टि दोष अर्थात नेत्र दोष से पीड़ित होता है, आयु उसकी कम होती है, कभी कभी अंधा भी हो सकता है। तो सारावली ग्रंथों में लिखा है कि जातक के नेत्रों में दोष, दरिद्र, खिन्न, अल्पायु, संबंधियों से अलग थलग होता है, परिवार से अलग थलग हो जाता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि जातक की संतान कब होती है, 10 वर्ष की आयु में नेत्र दोष से पीड़ा होती है, सिर में चोट लग सकती है, यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब ऐसा होता है। वह कम संपत्ति वाला, गाय भैंसों की हानि अर्थात उसके चतुष्पदों की, वाहनों की हानि, दीर्घ रोगों से पीड़ित अर्थात उसको लंबे समय के रोग हो सकते हैं, लेकिन वह प्रसिद्ध होता है। यदि सूर्य सुग्रही और उच्चस्थ का हो तो जातक दीर्घायु भी प्राप्त करता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब कहते हैं जातक दीर्घायु, उदारता रहित, रोगी शरीर वाला, नेत्र रोग से पीड़ित, ज्योतिषी, अचानक लाभ प्राप्त करने वाला, उसके सिर में व्रण होते हैं अर्थात फोड़े होते हैं, दरिद्र, थोड़ा दरिद्रता उसको रहती है और साधारण जीवन जीने वाला होता है। यहाँ पर कहते हैं कि अष्टम भाव में पाप रोग की स्थिति अपेक्षित नहीं होती, अर्थात पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। सूर्य भचक्र के पंचम भाव का स्वामी है और नेत्र का प्रतिनिधि भी है, तो सूर्य से राजसिक खुशियां या लाभ का भी पता चलता है। तो अष्टम भाव में ये जाएगी तो इन सबकी हानि हो जाएगी, अर्थात हानि, पीड़ा, बाधाओं का द्योतक हो जाएगा। तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, इससे दीर्घकालिक रोगों से कष्ट होना बताया गया है और जिन भावों का ये कारक है वो भाव पीड़ित हो जाते हैं। अब देखेंगे कि नवम भाव में यदि सूर्य होते हैं तो क्या फल होगा। जातक सत्य वक्ता, सत्य बोलने वाला, सुंदर केशों वाला, परिवार की देख रेख करने वाला, देवताओं व ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, बचपन में थोड़ा रोगी होता है और युवावस्था में गंभीर, समृद्ध व सुदर्शन होता है, ऐसा मानसागरी ग्रंथ में लिखा गया है। जातक को पिता का वियोग परंतु संतान कष्ट नहीं होता, भगवान और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला और मित्रों के प्रति सहृदयता रखने वाला होता है। फल दीपिका के अनुसार यह फल कहा गया है। वही सारावली में लिखते हैं कि जातक समृद्ध और बहुत संतान व मित्रों वाला होगा, देवताओं व ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा, पिता व पत्नी के साथ कटु संबंध वाला और संतुष्ट होगा। इस सारावली ग्रंथ के अनुसार हम समझते हैं। भृगु शास्त्र लिखते हैं कि जातक सूर्य आदि देवताओं की पूजा करने वाला लेकिन भाग्यशाली नहीं होता, पिता के प्रति शत्रुता रखने वाला, सूर्य के सुग्रही और उच्चस्थ होने पर पत्नी व बच्चों वाला और चिरंजीवी संतान वाला होता है। हमारे डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि जातक ज्योतिर्विज्ञान का जानकार, धार्मिक पुण्यकर्ता, भाग्यवान, महान आदर्शों के प्रति आकर्षक, सफल, समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ पुत्रों का पिता, साधारण स्वास्थ्य वाला, स्वार्जित संपत्ति वाला, दार्शनिक मनोवृत्ति वाला, काव्य संगीत का प्रेमी, प्राच्य एवं गुण विधाओं का ज्ञाता और महत्वाकांक्षी एवं उद्यमशील होता है। अर्थात रमन साहब के अनुसार नवम भाव में सूर्य अच्छे फल देता है। अब देखें कि नवम भाव में लग्नेश का फल दर्शाता है और 10वें नवम में होने से जातक अपने कर्म से भाग्य बनाने वाला होता है, स्वतंत्र विचार वाला तथा उच्च पदाभिलाषी होता है। तो जातक चतुर, पुण्य कर्म करने में रुचि वाला,
अल्पायु में पिता से स्नेह से वंचित और सदाचारी संतान वाला हो सकता है। यहाँ पर इसलिए भी कहा गया है कारगो भाव नासा है। विद्वानों ने नवम भाव में सूर्य की स्थिति को पिता के लिए शुभ माना है। मानसागरी और डॉक्टर रमन जी भी इस विषय में कहते हैं कि कोई कथन उपलब्ध नहीं है, परंतु भृगु नवम वास्तव सूर्य को प्रशंसनीय कहते हैं। अतः कोई भी ज्योतिषी केवल एक ही सिद्धांत के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। भाव स्थिर व चरकारक भावात भावम अर्थात अभीष्ट भाव से उतरे ही भाव आगे का भाव जो जिसको हम भावात भावम कहते हैं वो, और कारक से भाव और वर्गों के भावों की स्थिति जांच की स्थिति दृष्टि अर्थात पीएसी का विचार करके किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले आवश्यक है कि तात्कालिक दशा और गोचर घटना के घटित होने के समय निर्धारण में भी ये सब चीजें भूमिका निभाती हैं। आइए हम देखेंगे दशम भाव में यदि सूर्य हो तो क्या फल हो सकता है। जातक ग्रंथों में लिखा है, मानसागरी में लिखते हैं कि जातक पुण्यवान, गुणी, सदाचारी, प्रसन्नचित्त, दानशील, गर्वीला और दयालु होता है, नित्य संगीत का शौकीन, राजा की तरह आदेश देने वाला तथा वृद्धावस्था में रोगग्रस्त होता है। फल जीविका में लिखते हैं कि व्यक्ति समृद्ध होगा, सुदृढ़ होगा, प्रसिद्ध होगा, सदाचारी, अच्छे आचरण करने वाला, बुद्धिमान, अनेक संतानों वाला, पुत्रों वाला, वाहन का सुख पाने वाला, अपने शुभ आचरण के कारण प्रशंसा का पात्र होता है। तो सारावली में लिखा है कि जातक के बहुत संबंधी व पुत्र होते हैं, काम को सफलता पूर्वक करने वाला होता है, वीर, महान, योद्धा, अजय, बुद्धिमान, संपन्न, सुदृढ़ तथा वाहनों से युक्त होता है। भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि जातक 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाला होता है और प्रसिद्ध और योग विद्वान भी होता है। डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि व्यक्ति साहसी होगा, लोक प्रसिद्ध होगा, धनार्जन में चालाक होगा, साहसी, स्वस्थ, विद्वान, सुशिक्षित, शीघ्र निर्णय लेने वाला, संगीत प्रेमी, संस्थाओं की स्थापना करने वाला, अनेक संस्थाओं की स्थापना करता है तथा कर्तव्यनिष्ठ पुत्रों का पिता, अधिक व्यक्तिगत प्रभाव वाला और सफल सैनिक और राजनीतिक जीवन अर्थात कैरियर वाला होता है, ऐसा डॉक्टर रमन साहब ने लिखा है। यह जाने कि दशम भाव में सूर्य दिग्बली है और दशमस्थ सूर्य गंगा स्नान का अवसर प्रदान करता है, अर्थात जातक अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, अपने मान सम्मान के प्रति जागरूक तथा शासक या आदेशात्मक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। भचक्र का पंचमेश सूर्य जातक की कुंडली में दशम भाव में होने पर राजयोग बनाता है। इसके कारण उसे नाम, प्रसिद्धि, सफलता आदि मिलती है। परंतु इस प्रकार के फल के लिए सूर्य किस राशि में है और उस पर अपने ग्रहों के प्रभाव आदि का भी अध्ययन हमें करना होगा। किसी को उच्च पदस्थ या प्रतिष्ठित अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है। यह जीवन में सरकारी कामकाज और दूतावासों में सफलता हो पाता है। वह राजा की तरह प्रशंसा व सम्मान प्राप्त करता है और जातक साहसी, स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन यापन करता है। ये फल विचार करने की विधि से हम विचारेंगे। आइए हम देखें 11वें भाव में सूर्य क्या फल देंगे। यदि जातक राज सेवा में संपन्न, मानसागरी में लिखते हैं कि जातक राज सेवा में संलग्न होगा, खजांची अर्थात धन के खजाने वाला होगा, गुणवान, अनेक प्रकार की कलाओं में प्रवीण, समृद्ध, सुविधाओं का उपभोग करने में असमर्थ, क्योंकि वह कमाने में लगा रहेगा तो सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएगा, अस्थिर बुद्धि वाला, स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र और दूसरों का मनोरंजन करने वाला होता है। फल जीविका में कहते हैं जातक संपन्न, दीर्घायु, दयालु, सदैव प्रसन्नचित्त और सुखी होगा। तो सारावली में लिखा है जातक आर्थिक दृष्टिकोण वाला, धन लोभी अर्थात हर जगह उसका एक ही दृष्टिकोण होगा कि अर्थ कैसे आए, धनार्जन के प्रति रुचि रखने वाला, सुदृढ़ और सफलता पूर्वक काम निपटाने वाला होगा, काम करने वाला होगा और वह अन्य लोगों के प्रति घृणा के भाव भी रखने वाला होगा। सेवकों से रहे तो उसके पास सेवकों की कमी हो सकती है। स्नेहहीन अर्थात उसके अंदर स्नेह नहीं होता, पर सेवारत दूसरों की सेवा करता है, लेकिन वह विनम्र भी कहा गया है। और जातक को भृगु शास्त्र में लिखते हैं कि जातक को कृषि कर्म से पर्याप्त आय हो, 25वें वर्ष की आयु में वाहन खरीदे और चिकनी चुपड़ी बातों से पैसा कमाए और उसे ज्वर बाधा हो सकती है। वही डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि जातक विद्वान होगा, संपन्न होगा,
राजसी प्रवृत्ति का और रक्षक प्रवृत्ति का होगा। अल्प प्रयास से यानी कम ही प्रयासों से सफलता प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है। इसके शत्रु बहुत होते हैं। जातक की 11वें भाव में बैठे एकादश भाव में स्थित सूर्य के वाले जातक की मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। उचित साधनों से संपत्ति अर्जित करने वाला होता है। अंतर्दृष्टा, मित्रता करने में क्षमता रखने वाला अर्थात अनेक मित्रों वाला, अनेकों राजनीतिक शत्रुओं वाला, सिद्धांतवादी, सूक्ष्म विश्लेषक, महान सफलता व पद प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एकादश भाव में सूर्य की स्थिति को पद, अधिकार, संपन्नता, साहस और बुद्धिमत्ता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता के लिए तथा अच्छा माना गया है और संतति पक्ष से पीड़ित परंतु पुत्र की प्राप्ति वाला बताया गया है। तो अन्य ग्रहों की परिस्थितियों के कारण संपन्न सुंदर पत्नी वाला भी तथा राजनीतिक प्रभाव वाला भी कहा गया है। और जैसा कि है कि एकादश भाव में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, यहाँ तक कि एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब देखेंगे 12वें भाव में सूर्य स्थित हो तो क्या हो। मानस अग्री लिखते हैं कि 12वें भाव में यदि सूर्य होता है तो जातक बुद्धि से कमजोर, कामोत्तेजक, परिस्थितिगामी और घूमने फिरने वाला, शिकारी, कथावाचक, कमजोर शरीर वाला, गुरु रोग से पीड़ित, राजा से धन संपत्ति पाने वाला और कपटी होगा। फलदीपिका में लिखते हैं कि जातक के पिता के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होंगे, वह धन संपत्ति और संतान से हीन हो सकता है, उसे नेत्र गुण हो सकते हैं। तो वही सारावली में लिखते हैं वह नैतिक रूप से जो है वो निंदनीय कर्म करने वाला होगा, पिता के प्रति शत्रुता का भाव रखने वाला, कमजोर, विकलांग शरीर वाला, काड़ा व बेचैन होता है। भृगुशास्त्र में लिखते हैं जातक 36वें वर्ष की आयु में अपेंडिसाइटिस अर्थात उद्योग कुछ शोथ से पीड़ित होता है। वह अवांछनीय लक्ष्यों पर व्यय करेगा, पाप प्रवृत्ति वाला होगा, संपत्ति की हानि उठाने वाला तथा विदेश में रहने वाला होता है। यदि सूर्य षष्ठेश के साथ हो तो उसको कोढ़ग्रस्त भी अर्थात सफेद रोग आदि भी हो सकते हैं। डॉक्टर रमन साहब कहते हैं कि जातक पापी, दरिद्र, असफल, चोर, व्यभिचारी और लंबे हाथ पैर वाला, अपेक्षा से अधिक लंबे हाथ पैर वाला, दिखावा करने वाला, औपचारिकता करने वाला, प्राच्य एवं गुण विधाओं के प्रति रुचि रखने वाला परंतु संतान से सुखी नहीं होता। आचार्यों के मत के अनुसार कुंडली का प्रयोग उसमें अन्य ग्रहों की स्थिति, उनके संबंध देखने के बाद ही किया जाना चाहिए। कुंडली के सम्यक विश्लेषण और अध्ययन के द्वारा ही सही सटीक निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति को बुरा बताया है और उनके अनुसार जातक वैश्यागमन करने वाला, पक्षी व पशुओं का शिकार करने वाला, विदेश में प्रवास करने वाला, अधर्म पर खर्चा करने वाला होगा। यदि कुंडली किसी स्त्री की हो तो वह ईर्ष्यालु, अपवित्र और लज्जा से विहीन हो सकती है। यहाँ आपको जो 12 भावों में सूर्य की स्थिति के अनुसार जो फल बताया गया है अभी राशिगत नहीं है। अभी अगले चैप्टर में हम 12 राशियों में यदि सूर्य का फल, मेष राशि में सूर्य कैसा फल देगा, वृष में कैसा देगा, ये देखेंगे। जय गणपति की।